अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें जो है उसकी बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है और किसी भी लैंग्वेज के लिए उसकी बेसिक जो होती हैं वही हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होती हैं उसको समझने के लिए। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम जो है हम भी इंग्लिश की बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं या हम कुछ लिखते हैं तो हमें जो ज़रूरत होती है वो अल्फाज की ज़रूरत होती है। तो जब तक हमें पता नहीं होगा कि किसी भी लैंग्वेज में किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो हम उस लैंग्वेज के बारे में बात नहीं कर सकते हैं या उसकी लैंग्वेज को हम समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, काइंड्स या टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं या पढ़ते हैं या हम जो है बात करते हैं तो हम किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, हम वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब हम वर्ड को इस्तेमाल करते हैं उनके हम ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप की सूरत में हम उनको इस्तेमाल करते हैं, तो उन ग्रुप को हम जब इस्तेमाल करते हैं तब हम उसको सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो तो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे। लेकिन उससे पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सेंटेंस क्या होता है? और उसके अलावा दो टर्म्स यूज़ हो रही होती हैं सेंटेंस की तरह, फ्रेज और क्लास। क्या आपको इनका डिफरेंस पता है? तो हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से पहले हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन फ्रेज, क्लास एंड सेंटेंस। ठीक है, हम ये मालूम करेंगे कि क्योंकि जब हम काइंड्स को पढ़ेंगे ना सेंटेंसेस की तो इसमें दो टर्म ज़्यादा यूज़ हो रही होंगी, क्लास और फ्रेज। ठीक है, तो जब तक हमें पता नहीं होगा कि सेंटेंस, क्लास और फ्रेज में क्या फ़र्क है हम उस चीज़ को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिखती हूँ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और नीचे मैं लिख देती हूँ इन द रूम, ऑन द टेबल। बेटा मैंने आपके सामने दो लाइंस लिखी हैं। ठीक है, इन दो लाइंस में अगर हम चेक करते हैं तो हमने ग्रुप, मैंने आपको बताया था कि अल्फाज को हम ग्रुप की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गए। ठीक है, दोनों लाइंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वाली में हम देखते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस लाइन में बेटा जब हमने देखा तो इसने हमें एक पूरी सेंस दी है। ठीक है, एक पूरी की पूरी बात हमें समझ में आई है कि इस जुमले में क्या बात हो रही है और किसके बारे में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, यानी कि इस ग्रुप ने, ये जो वर्ड्स का ग्रुप है, इस ग्रुप ने हमें एक पूरी मुकम्मल सेंस दी है। ठीक है, लेकिन नीचे वाले जो हैं दो सेंटेंसेस, इन द रूम और ऑन द टेबल, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और उसके अलावा ये भी जो है ये सेंस बना रहे हैं, लेकिन इनकी क्या है कि इनकी सेंस जो है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये मुकम्मल सेंस नहीं दे रहे हैं, ये पूरी बात नहीं समझा पा रहे हैं। ऊपर वाले सेंटेंस ने पूरी बात समझाई है हमें कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में हम देखते हैं इन द रूम और ऑन द टेबल दोनों सेंस बना रहे हैं, लेकिन सेंस इज़ नॉट कम्प्लीट। ठीक है जी, इन तीन एग्जाम्पल्स को हमने देखा। इन तीन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद हमें जो बात समझ में आई है वो ये बात समझ में आई है कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे हमें पूरी बात समझ में आ जाती है उसको हम जुमला कहते हैं, यानी कि उसको हम सेंटेंस कहते हैं। और अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे हमें पूरी बात समझ में नहीं आती लेकिन वो सेंस बना रही होती है, थोड़ी सी समझ आती है लेकिन बात मुकम्मल क्लियर नहीं होती, बात मुकम्मल समझ में नहीं आती, उसको हम फ्रेज कहते हैं। यहाँ पर अगर मैं सेंटेंस की डेफिनेशन आपको बताऊं तो वो होगी द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। द ग्रुप, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम जब भी बात करते हैं हम ग्रुप अल्फाज के जो मजमूए हैं यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। बेटा अगर आप इनको साथ साथ नोट डाउन कर लें तो आपको ये बाद में भी हेल्पफुल होंगी और आपको ये याद करने में भी मसला नहीं होगा। ठीक है, तो आप लिखने का मकसद ये है कि आप इनको साथ साथ नोट डाउन कर लें तो आपको फ़ायदा हो। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, इज़ कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि ऐसा अल्फाज का मजमुआ जो हमें पूरी बात समझा दे उसको हम क्या कहते हैं? जुमला।
फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस जुमले ने, ये जो हमारा सेंटेंस है, इसने हमें बता दिया कि जो ऑनेस्टी है, जो हमारी ईमानदारी है, वो बेहतरीन हिकमत अमली है। ठीक है, यानी कि इसने पूरी की पूरी जो थॉट है वो हमारे दिमाग में सेव कर दी कि ये हमें पूरी बात क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर हम फ्रेज़ की बात करते हैं, ऑल्दो वो भी जो होता है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, द सेंस इज इनकम्प्लीट, या हम कह सकते हैं द सेंस इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, यानी कि ऐसा अल्फाज का मजमुआ जिससे बात जो है वो मुकम्मल तौर पर समझ ना आए, जिसमें जो समझ है वो अधूरी हो, नामुकम्मल हो, उसको हम फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द रूम, कमरे में। अब आप मुझे ये बताएं कि हमें क्या समझ आ रहा है, कमरे में क्या है? कमरे में तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा ऑन दी टेबल, टेबल के ऊपर क्या हो सकती है? अगर हम इसके आगे लगा दें ना ऑन दी टेबल, देयर इज़ अ बुक ऑन दी टेबल। ठीक है, इससे पहले अगर हम लगाते हैं देयर इज़ अ बुक ऑन दी टेबल, तो ये एक मुकम्मल सेंटेंस बन जाता है। लेकिन अगर सिर्फ ऑन दी टेबल है तो इसका मतलब है ये मुकम्मल सेंटेंस नहीं, फ्रेज है, यानी कि फ़िक्रा है। ठीक है, सेंटेंस जुमला यानी कि पूरी बात समझा दे, और जो फ्रेज होती है वो उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट या फ़िक्रा होता है। ठीक है, उससे हमें मुकम्मल बात समझ में नहीं आती है। इसको आप जुज़्वे जुमला भी कह सकते हैं उर्दू में, और फ्रेज भी कह सकते हैं। इंग्लिश में तो इसको वैसे ही फ्रेज कहते हैं, तो उर्दू में आप इसको फ़िक्रा या जुज़्वे जुमला कह सकते हैं। ठीक है जी, आपने यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने सेंटेंस और फ्रेज की जो दोनों का आपस में डिफरेंस था वो हमने पढ़ा है। अब हम जो पढ़ेंगे वो है क्लास, कि व्हाट इज़ क्लास, क्लास किसको कहते हैं। ठीक है, जब तक हम क्लास को और उसकी जो आगे टाइप्स होती हैं उनको नहीं समझेंगे बेटा, हमें काइंड ऑफ सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन वाइज समझ नहीं आएगी। काइंड ऑफ सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्शन वाइज समझने के लिए हमें इनकी यानी कि सेंटेंस की, फ्रेज की और ख़ास तौर पर क्लास की समझ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको पहले सेंटेंस करवाया, फ्रेज करवाया, उनकी अंडरस्टैंडिंग दी। अब मैं आपको क्लास का बताऊंगी, उसकी हम 3 टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तब हमें जाकर अंडरस्टैंडिंग होगी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो कंस्ट्रक्शन वाइज होती हैं उनको हम किस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी क्लास होती है ना, क्लास जो होती है ये एक सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, छोटा सा सेंटेंस होता है जो कि फॉर्म वो पार्ट बनाता है किसका, लॉन्गर सेंटेंस का। ठीक है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये एक जुमले का छोटा सा हिस्सा होता है। एक जुमले का जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उनको हम क्लास कहते हैं या क्लासेस कहते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, यानी कि ऐसा एक जुमला जो ऐसा फ़िक्रा जो जुमले के बाकी हिस्सों को जोड़ता है और जुमले को लंबा करता है। ठीक है, उसको हम क्लास कहते हैं। इसकी अगर आपको समझ नहीं आई तो एग्जाम्पल से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटा यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, इफ़ यू वर्क हार्ड, कॉमा, you will succeed in life, you will succeed in life, comma, because God help those who help themselves। ठीक है, who help them self। जी, अब मैंने आपके सामने एक जुमला लिखा है, ये जो है ये 3 लाइन पर जो है ये एक जुमला है। ठीक है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं इफ़ यू वर्क हार्ड, यहाँ पर एक बात अलग हो रही है कि अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल सक्सीड इन लाइफ, तुम जिंदगी में कामयाब हो जाओगे, बिकॉज, क्योंकि गॉड हेल्प दोज, अल्लाह उनकी मदद करता है, हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी मदद आप करते हैं। अब बेटा देखा कि हमने बात तो एक ही की है, जुमला हमने एक ही लिखा है, लेकिन उसके अंदर जो थॉट्स हैं, जो उसके अंदर सोचें हैं, वो कितनी हैं, वो 4 हैं। किस तरह हैं? उसमें मेहनत पर बात हो रही है, उसमें ज़िंदगी में कामयाब होने पर बात हो रही है, उसमें अल्लाह की हेल्प पर बात हो रही है कि अल्लाह हेल्प करता है, और उसके अलावा यहाँ पर क्या बात हो रही है कि लोग जो अपनी मदद आप करते हैं। यानी कि इसमें 4 थॉट्स बताई जा रही हैं। ये चारों थॉट जो हैं बेटा, ये ईच थॉट इज़ अ क्लास।
जो हर थॉट है सेंटेंस के अंदर, जितनी भी थॉट्स पाई जा रही हैं, आप एक थॉट को क्लास कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इफ़ यू वर्क हार्ड एक क्लास है, यू विल सक्सीड इन लाइफ सेकेंड क्लास है, बिकॉज गॉड हेल्प थर्ड क्लास है, और हु हेल्प देमसेल्व्स जो है ये हमारी फोर्थ क्लास बन रही है। तो हम कह सकते हैं कि क्लास जो है इज अ सिंपल सेंटेंस, क्लास इज अ सिंपल सेंटेंस which form a part of longer sentence, यानी कि इसके अंदर जितनी भी थॉट्स होती हैं वो सारी लॉन्गर सेंटेंस का पार्ट होती हैं, और ये सारी थॉट्स मिलकर एक लंबा जुमला बनाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्लास इज़ अ सिंपल सेंटेंस। ये खुद जो है ये एक सादा जुमला होता है, और बाकी चार पाँच या तीन जुमले मिलकर या दो जुमले मिलकर एक लंबा जुमला बनाते हैं, उसको हम क्लास कहते हैं, ठीक है। विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर क्लास की हम काइंड्स पे बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ उनका, टाइप्स का। उनको इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्लास की डिफरेंट काइंड्स हैं बेटा, उनमें सबसे पहले जो आती है वो है प्रिंसिपल क्लास, ठीक है। फर्दर 3 टाइप्स होती हैं इसकी। एक होती है प्रिंसिपल क्लास, सेकंड जो होती है इसकी सबऑर्डिनेट क्लास होती है, और थर्ड जो होती है वो होती है कोऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। ठीक है, इसमें बेटा मैं अगर आपको बताऊं प्रिंसिपल क्लास का, तो प्रिंसिपल क्लास जो होती है इट कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। यानी कि ये इंडिपेंडेंट होती है, और मेन क्लास होती है ये अपना मीनिंग मुकम्मल तौर पर देती है। बेशक ये एक क्लास हो, सेंटेंस का छोटा सा पार्ट ही क्यों ना हो, लेकिन ये अपना जो मीनिंग है वो मुकम्मल दे रही होती है, ठीक है। ये जब मैं आपको नेक्स्ट आपको काइंड ऑफ सेंटेंसेस करवाऊंगी, इसमें इसकी एग्जांपल मैं आपको डिटेल से दूंगी, ठीक है। प्रिंसिपल क्लास जो होती है वो जुमले में सिर्फ एक होती है। जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सब की एक प्रिंसिपल होती है, ठीक है। जैसे किसी भी स्कूल में आपके प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, उसी तरह ये भी प्रिंसिपल होती है अपने सेंटेंस में। उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लास होती है। सबऑर्डिनेट क्लास बेटा होती है ये डिपेंड कर रही होती है दूसरी क्लासेस पे, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। अगर ये इसके साथ कोऑर्डिनेट क्लासेस या प्रिंसिपल क्लासेस को इससे हटा दिया जाए तो ये डिपेंड कर रही होती है उनके मीनिंग पे, अपना मीनिंग देने के लिए, ठीक है। इसका सेपरेट कोई मीनिंग नहीं आ रहा होता, क्लियर नहीं हो रहा होता। और जो कोऑर्डिनेट क्लास होती है, कोऑर्डिनेट क्लास भी बेटा इंडिपेंडेंट क्लास होती है। ये भी अपना अकेले में जो मीनिंग है वो मुकम्मल दे रही होती है। लेकिन जो प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास में फ़र्क है वो सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो प्रिंसिपल जो जुमले की पहली मेन क्लास होती है ना, इंडिपेंडेंट क्लास, उसको हम प्रिंसिपल क्लास का नाम देते हैं, और बाकी जितनी भी इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं उनको हम कोऑर्डिनेट क्लास का नाम दे देते हैं, ठीक है। इनमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये पहले नंबर पे जो आ रही है मेन, उसको हमने प्रिंसिपल क्लास कहना है, ठीक है। यहाँ तक बेटा आपको मैंने बता दिया कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस और फ्रेज में फ़र्क क्या होता है, और उसके बाद मैंने आपको क्लास का इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्लास किसको कहते हैं और उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे अब आते हैं हम, ठीक है। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन वाइज। ये आपने याद रखना है बेटा, जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होती हैं वो मीनिंग वाइज भी होती हैं, वो कंस्ट्रक्शन वाइज भी होती हैं, ठीक है। यानी कि बिलिहाज मानी भी होती हैं और बनावट के लिहाज से भी होती हैं, यानी कि जुमला किस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो बिलिहाज मानी हम जो है वो इस वक्त नहीं करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन वाइज करेंगे, यानी कि बनावट के लिहाज से जुमले की इकसाम। जी तो बेटा बनावट के लिहाज से जुमले की जो इकसाम है वो है 3। सिंपल सेंटेंस, सेकंड जो आ रही है वो आ रही है आपकी कंपाउंड सेंटेंस, और जो थर्ड आपकी आ रही है वो आ रही है टाइप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है जी।
सिंपल सेंटेंस आपके कौन से होते हैं बेटा? सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो एक ही थॉट बयान करते हैं, ठीक है, उनमें एक ही थॉट आ रही होती है, एक ही सोच पे बात करते हैं, और उनमें एक प्रेडिकेट होता है और एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि सब्जेक्ट जो होता है, आप ये कह लें कि वो रेफ़र कर रहा होता है किसको, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ को, ठीक है। जिस भी जुमले में किसी शख्स या जगह या चीज़ के बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट है। दो सवाल हैं, किसके बारे में बात हो रही है, और दूसरा सवाल है क्या बात हो रही है, ठीक है। जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट है, और उसके बारे में क्या बात हो रही है वो हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ओरली एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट इज़ वेरी बिजी, ठीक है। जो स्टूडेंट की लाइफ होती है डेफिनेटली वो बहुत बिजी होती है, ठीक है। तो अब लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट जो है, यानी कि किसके बारे में बात हो रही है? लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, स्टूडेंट की ज़िंदगी के बारे में बात हो रही है। और उसके बारे में क्या बात हो रही है? इज़ वेरी बिजी, यानी कि जो शागिर्द हैं या जो स्टूडेंट हैं उनकी लाइफ बहुत बिजी होती है। तो जो लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट है वो हमारा सब्जेक्ट है, और इज़ वेरी बिजी जो है वो हमारा प्रेडिकेट है। तो इससे हमें समझ आई कि जो हमारा सिंपल सेंटेंस है इसमें एक सब्जेक्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ वन प्रेडिकेट, वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, ठीक है। इसमें एक ही सब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि ऐसा बंदा या शख्स या जगह या चीज़ जिसके बारे में बात हो रही है, और उसके बारे में जो भी बात हो रही है वो भी एक ही हो रही है। फॉर एग्जाम्पल डॉग बार्क, ठीक है। तो डॉग बार्क एक ही चीज़ है और उसके बारे में एक ही बात हो रही है, उनका एक ही अमल बताया जा रहा है, तो वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गए, और सिंपल सेंटेंस में उन्हीं की बस बात हो रही होती है, ठीक है। तो ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। इसकी अगर मैं इसकी एग्जाम्पल वही बन गई है, द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट इज़ वेरी बिजी। तो ये हमारे जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट आ जाए और प्रेडिकेट आ जाए, ठीक है, एक सब्जेक्ट आ जाए और एक प्रेडिकेट आ जाए और उसमें एक ही थॉट पर बात की जा रही हो, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। द लाइफ ऑफ स्टूडेंट इज़ वेरी बिजी, यहाँ पे मैं अगर लिख लूँ द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, इज़ वेरी बिजी, ठीक है। अब ये जो हमारा है ये हमारी एक सिंपल सेंटेंस की एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट इज़ वेरी बिजी, जो शागिर्द होते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ होती है, तो लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट जो है वो हमारा सब्जेक्ट आ गया और इज़ वेरी बिजी हमारा प्रेडिकेट आ गया। तो ये हमारी डेफिनेशन, सॉरी, ये एग्जाम्पल होगी हमारी सिंपल सेंटेंस की। उसके बाद बेटा आते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस की तरफ। तो कंपाउंड सेंटेंसेस में अब आपको क्लासेस की भी सही से समझ आएगी और आपको पता चलेगा कि भाई मैंने आपको क्लासेस जो हैं पहले इतनी डिटेल से क्यों करवाई हैं, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंसेस बेटा ऐसे होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ टू मेन क्लॉजेस, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टू मेन क्लॉजेस। अब मेन क्लॉजेस का मैंने आपसे पहले जिक्र नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं मेन क्लॉजेस का मतलब है कि जो दोनों की दोनों अपना मीनिंग दे रही हैं, यानी कि इसमें टू मेन क्लॉजेस या टू से ज़्यादा भी इसकी मेन क्लॉजेस हो सकती हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको अब कंफ्यूज करने वाली थी। कंसिस्ट ऑफ टू और मोर मेन क्लॉजेस, ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ टू नहीं होंगी, टू और मोर, यानी कि दो या दो से ज़्यादा भी इनकी मेन क्लॉजेस हो सकती हैं, ठीक है। टू और मोर मेन क्लॉजेस अब क्या होती हैं? मेन क्लॉजेस मैंने आपको बताया था कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और बाकी एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। प्रिंसिपल क्लॉज जो सेंटेंस में सबसे पहले आ रही है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, वो भी इंडिपेंडेंट है, और बाकी आगे जितनी भी कोऑर्डिनेट क्लॉजेस आ रही हैं वो भी इंडिपेंडेंट हैं और अपना अपना मीनिंग दे रही हैं, ठीक है। तो जो कंपाउंड सेंटेंसेज होते हैं ना, इनमें बेटा सारी की सारी जो होती हैं ना वो मेन क्लॉजेस होती हैं, बेशक दो हैं, तीन हैं या चार हैं, और वो अपना मीनिंग पूरा दे रही होती हैं, ठीक। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और बाकी सारी जो हैं वो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं, ठीक है। हम क्या कंपाउंड सेंटेंस कह सकते हैं कि कंसिस्ट ऑफ टू और मोर मेन क्लॉजेस, एक इनमें प्रिंसिपल क्लॉज होगी और बाकी जो होंगी इसकी कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होंगी।
अगर मैं इसमें आपको एग्जाम्पल देती हूँ, लाइफ इज शॉर्ट, इससे आपको बेटा समझ भी आ जाएगी कि प्रिंसिपल क्लास कौन सी होती है और कोऑर्डिनेट क्लास कौन सी होती है। ठीक है, लाइफ इज शॉर्ट बट एंड टाइम इज फ्लीटिंग, बट नहीं लगाएंगे हम, बट एंड टाइम इज फ्लीटिंग। ठीक है जी, जिंदगी मुख्तसर है और वक्त जो है वो बहता जा रहा है, चलता जा रहा है, वक्त नहीं रुक रहा। तो हम क्या कहेंगे, लाइफ इज शॉर्ट, ज़िंदगी मुख्तसर है, एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग, और वक्त जो है वो बहता जा रहा है। अब हम देखते हैं इसमें कितनी थॉट्स हैं, इसमें कितनी क्लासेस हैं बेटा। इसमें 2 क्लासेस हैं, टाइम इज़ फ्लीटिंग भी और लाइफ इज़ शॉर्ट भी। और हम देखते हैं कि दोनों की दोनों अपनी जगह पर अपना मीनिंग पूरा दे रही हैं। अगर हम फर्स्ट वाली क्लास यानी कि इसको प्रिंसिपल क्लास का नाम देते हैं तो ये इसकी कोऑर्डिनेट क्लास होगी। ठीक है, फर्स्ट वाली जो सेंटेंस को स्टार्ट कर रही है वो प्रिंसिपल क्लास है, और जो बाद में सेकंड क्लास आ रही है वो इसकी कोऑर्डिनेट क्लास है। प्रिंसिपल क्लास को अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो टाइम इज़ फ्लीटिंग अपनी जगह पर ये क्लास भी अपना सेंटेंस जो है, ये अपना मीनिंग जो है वो पूरा दे रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये भी एक मेन क्लास है और कोऑर्डिनेट क्लास है। यहाँ अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट क्लास को ख़त्म कर देते हैं तो हम देखते हैं लाइफ इज़ शॉर्ट, ये भी एक प्रिंसिपल क्लास है और अपनी जगह पर इंडिपेंडेंट है, यानी कि अकेले भी अपना मीनिंग पूरा दे रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास की भी समझ आ गई और आपको कंपाउंड सेंटेंस की भी समझ आ गई। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा भी क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन सारी की सारी अपनी जगह पर अपना मीनिंग पूरा देंगी। उसके बाद बेटा थर्ड है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये इसमें हम कह सकते हैं कि इन दिस सेंटेंस देयर इज़ वन प्रिंसिपल क्लास, there is one principal clause and rest of the classes are subordinate classes। ठीक है, यानी कि इसमें एक जो है वो प्रिंसिपल क्लास होगी और बाकी जितनी भी क्लासेस आ रही होंगी वो सारी की सारी सबऑर्डिनेट क्लासेस होंगी। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा भी जो है वो क्लासेस मेन आ सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें यही कहा जाता है कि देयर इज़ वन प्रिंसिपल क्लास प्रिंसिपल जो है वो एक ही होगी। कोऑर्डिनेट क्लासेस आ सकती हैं 1 या 2, लेकिन जो बाकी क्लासेस होंगी इसमें सबऑर्डिनेट क्लासेस भी होंगी। सबऑर्डिनेट क्लासेस मैंने आपको बताया था वो क्लासेस होती हैं जो अपना मीनिंग डिपेंड करती हैं किसी दूसरे पे अपने मीनिंग को शो करने के लिए। ठीक है, या वो प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड कर रही होती हैं या वो कोऑर्डिनेट क्लास पे डिपेंड कर रही होती हैं, अपना उनका कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, तो कम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंसेस आई। अभी हमने कम्प्लेक्स की जो है एग्जाम्पल वो करनी है। ठीक है, कम्प्लेक्स की एग्जाम्पल में अगर बेटा मैं बात करती हूँ, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज़ हॉट। ठीक है, अब अगर मैं ये सेंटेंस लेती हूँ, स्ट्राइक द आयरन, कम्प्लेक्स की एग्जाम्पल कर लेते हैं, स्ट्राइक द आयरन while it is hot। लोहे को तब मारो जब वो गर्म हो। ठीक है, स्ट्राइक द आयरन while it is hot। अब बेटा इसमें भी हमारी 2 थॉट्स आ रही हैं। स्ट्राइक द आयरन हमारी प्रिंसिपल क्लास आ रही है। ठीक है, इट इज़ हॉट जो है ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास आ रही है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि अगर हम स्ट्राइक द आयरन को ख़त्म कर देते हैं, इस क्लास को ख़त्म करते हैं, तो इट इज़ हॉट जो है ये अपना इंडिपेंडेंटली कोई मीनिंग नहीं दे रही है। ठीक है, यानी कि ये अपने मीनिंग को शो करने के लिए डिपेंड कर रही है प्रिंसिपल क्लास पे, यानी कि पहली वाली क्लास पे ये डिपेंड कर रही है। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे है, क्योंकि इसमें एक हमारी कोऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लास है जो अपनी इंडिपेंडेंट क्लास है, जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती अपना मीनिंग देने के लिए, लेकिन जो दूसरी क्लास है वो डिपेंड कर रही है पहली वाली क्लास पर, तो इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लास है। तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है जी, तो बच्चों आज के सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में मैंने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस करवाएं कंस्ट्रक्शन वाइज, यानी कि बनावट के लिहाज से वो 3 थी। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है और प्रेडिकेट किसके बारे में क्या बात हो रही है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमने सिंपल सेंटेंस में की। उसके बाद हमने किया कंपाउंड सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास होती है और बाकी कोऑर्डिनेट क्लासेस होती हैं। उसके बाद हमने किया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बेटा एक हमारी जो होती है वो प्रिंसिपल क्लास होती है, एक या एक से ज़्यादा
हमारी कोऑर्डिनेट क्लासेस होती हैं और बाकी सारी जितनी भी होंगी वो सबऑर्डिनेट क्लासेस होंगी, ठीक है। यहाँ अगर हम सिंपल वर्ड में इसकी डेफिनेशन करते हैं तो डेफिनेशन इसकी ये है कि इसमें एक हमारी प्रिंसिपल क्लास होगी और बाकी सारी सबऑर्डिनेट क्लासेस होंगी, ठीक है। उम्मीद है बेटा आज के सेंटेंस में आपको ये भी डिफरेंस पता चला होगा कि सेंटेंस, फ्रेज और क्लास में क्या फ़र्क है, और बनावट के लिहाज से जुमले की इकसाम भी आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच बेटा।